हेलो दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट करने पर मैं लेकर आ गई हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है आवर यूनिवर्स। और गाइस, इसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। शुरुआत में हमारी फीमेल लीड और मेल लीड नरेटिव वॉइस में अपनी अपनी विशेष बता रहे थे। वूजिन बता रही थी कि मेरी बस इतनी सी ही ख्वाहिश है कि मेरी लाइफ हमेशा नॉर्मल चले, मेरे पास अच्छे दोस्त हो, एक अच्छी जॉब हो और इसमें मुझे कुछ वेकेशंस भी मिल जाया करे ताकि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं। दूसरी तरफ मेल लीड ताइयोंग कह रहा था कि मेरी बस इतनी सी ही ख्वाहिश है कि मेरे पास खुद का घर हो जिसमें मैं जो मर्जी रखूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, क्योंकि मैं अपनी दुनिया खुद ही हूँ। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन मेरा सुकून खराब हो जाएगा। फूजिन कहती है कि मेरी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, रूटीन खराब हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो आसमान से हम पर किसी डिजास्टर या बॉम्ब की तरह गिरा। यहाँ किसी और की नहीं बल्कि बेबी सियोन की बात हो रही है। अचानक से इन दोनों की पीसफुल और हैप्पी लाइफ में बेबी सियोन कहाँ से और कैसे आ जाएगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की तरफ। शुरुआत ताइयोंग से होती है जो कि बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था, क्योंकि बचपन से ही उसने फोटोग्राफी के अलावा और कोई स्किल सीखी ही नहीं और अपनी तरफ से वो इसमें बेस्ट है। जबकि दूसरी तरफ वूजिन को अभी तक कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिली, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब यानी कि डिलीवरीज करती रहती है। आज के दिन उसने इतनी ज्यादा फूड डिलीवरीज कर ली कि जब उसने अपने स्टेप्स देखे तो वो 30,000 प्लस हो गए थे। अभी उसे और भी डिलीवरीज करनी थी, लेकिन तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई और वो खुश होती हुई कहती है कि प्लेन चेंज और जल्दी से भागते हुए मॉल की तरफ जाने लगी, क्योंकि मॉल में रेनी डे की वजह से खाने पीने की कुछ चीजों पर डिस्काउंट लग गया था। वो जल्दी जल्दी से सामान बाय करने लगी और साथ ही अपनी सिस्टर से बातें भी कर रही थी। तब तक उसकी बड़ी बहन वूजो भी यहाँ पर पहुँच आई थी, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो बताने लगी कि वो देखो सी फूड पर भी डिस्काउंट लग गया है। वूजिन के लिए डिस्काउंट से ज्यादा खुशी की बात और कोई थी ही नहीं, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करती है और इतनी सी सैलरी में सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं था उसके लिए। आफ्टर दैट ये दोनों बातें करते करते हुए घर आती है, जहाँ वूजो ने इसके लिए कुछ डिशेस बनाई हुई थी। इसको खाते हुए वूजिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी और उसकी बातें खत्म ही नहीं होती कि तभी वूजो उसे पूछने लगी कि आज के दिन तुमने फिर से बहुत सारी डिलीवरीज की ना। ये सुनकर वूजिन खामोश हो गई कि आपको कैसे पता। और वूजो कहने लगी कि जब तुम मेरे फोन्स का जवाब नहीं देती हो और मेरे सामने ऐसे दिखाती हो जैसे तुम बहुत एक्साइटेड हो, वो बीएस वाली जॉब जहाँ तुमने अप्लाई किया था वहाँ से तुम्हें रिजेक्शन मिल गई है ना। अभी तुम यंग हो, इतनी क्या तुम्हें जल्दी है जॉब की? मैं हूँ ना तुम्हारा अम्ब्रेला, इसलिए तुम्हें खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। वूजिन उनकी ये सारी बातें सुनती रही और फिर हंसते हुए कहने लगी कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा था, मगर मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, जल्दी ही मुझे जॉब मिल जाएगी। अब फिर से इनके बीच में बातें नॉर्मल हो गई थी। वूजू बर्तन धोने लगती है और तभी उसके फोन पर कॉल आ रही थी, तो वो वूजिन से कहने लगी कि जरा मेरा फोन लेकर आना प्लीज। जब वो फोन लेने के लिए अपनी सिस्टर का बैग ओपन करती है तो इसमें से एक रिंग नजर आई, यानी कि इसकी सिस्टर को किसी ने प्रपोज किया था। खैर वो बताती है कि मिस्टर जीनो की कॉल है। इसके बाद रात में इसकी सिस्टर सो गई थी और ये उन्हें देख देख कर उनके बारे में सोचती रही। हमें फ्लैशबैक के सीन से दिखाया जाता है जब इसने अपनी सिस्टर वूजो को किसी लड़के के साथ देख लिया था, यानी कि वो उसे पसंद करती है पर उससे शादी इसलिए नहीं करती कि फिर वूजिन का क्या होगा। अब वो जल्दी से वो रिंग निकालकर उसी लड़के मिस्टर जीनो के पास पहुंच आई थी और उनसे कहती है कि आपने मेरी सिस्टर को प्रपोज किया और दोनों ने मुझे पता तक चलने नहीं दिया। पहले तुम लोग इसलिए वेट कर रहे थे ना कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, और अब इसलिए वेट कर रहे हो कि मेरी जॉब लग जाए। वूजिन इसे एक्सप्लेन करने लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो और वूजिन कहने लगी कि वो मेरी बड़ी बहन है, अब मैं ही उसकी माँ और मैं ही उसका बाप हूँ, तो चलो ले आओ अपनी फैमिली को, शादी रचाते हैं। क्योंकि वूजिन नहीं चाहती थी कि मेरी बड़ी बहन मेरी वजह से अपनी शादी को डिले करवाती जाए। दूसरी तरफ हमें ताइयुन को दिखाया गया, जहाँ एक पार्टी चल रही थी। उसको देखते हुए दो लड़कियां उसके बारे में बातें करते हुए कह रही थी कि ताइयोंग की वजह से ही पिक्चर्स इतनी अमेजिंग आ पाई। मानना पड़ेगा कि इस लड़के के पास स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं। अभी एक और लड़का आगे आते हुए कहने लगा कि कहाँ की स्किल्स, गलियों से सीख कर आया हुआ है, मैंने इसकी सीवी देख ली थी, इसका तो मेजर भी फोटोग्राफी में नहीं। और वैसे भी जो लड़का अनाथ आश्रम में पला बड़ा हो उसके पास डिग्री स्किल्स क्या ही हो सकता है। उसकी ये वाली बातें इधर ताइयुन ने सुन ली। वो आगे आते हुए इसे कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक अनाथ आश्रम में पले बड़े लड़के से तुम जेलस फील कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफी की स्किल है। उसकी बातें सुनकर इस लड़की को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि इन फैंसी लाइट्स में तुम अपने आप को मेरे लेवल का समझ रहे हो, जबकि तुम्हारी औकात खुद को पेट भरकर खाना खिलाने की भी नहीं। ये कहकर वो लड़का तो चला गया, मगर ताइयोंग को उसकी ये बात इतनी ज्यादा चुभ गई थी ना कि वो बता नहीं सकता। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया। वो सोया हुआ था और तभी उसे किसी लड़के की कॉल आती है जो इसे कह रहा था कि आई लव यू भाई, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, तुम मेरे आइडियल बन गए हो। ताइयोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि अरे भाई कौन हो तुम और क्या कहे जा रहे हो, जिस पर वो लड़का कहने लगा कि तुम्हें याद
याद नहीं कल रात तुमने सबकी पेमेंट की थी। ये सुनकर तो ताईयोंग को फौरन से होश आ गया। जल्दी इसे कॉल बंद करके अपनी पॉकेट्स चेक करने लगा, जिसमें बिल की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुआ, लेकिन ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिस अकाउंट से उसने पे किया वो उसका और उसके दोस्तों का शेयरिंग में था। ऊपर से इसका दोस्तों जैसा बॉस इसे मैसेज करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, तुमने जॉब नहीं छोड़ी बल्कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। बेचारे पर एक से बढ़कर एक बॉम्ब गिरता जा रहा था। उसके अकाउंट में बहुत ही कम बैलेंस रह गया है। नेक्स्ट सीन में वूजिन अपनी बहन के साथ आई थी, जहां वो वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और ये ड्रेस उनको बहुत ही सूट कर रहा था। इसी दौरान उसकी सिस्टर वूजो को एक बुक में से एक लैम्प पसंद आ गया था, जिसे वो प्यारा कह देती है और ये बात वूजिन ने सुन ली। पहली बार उसकी सिस्टर ने किसी चीज को प्यारा कहा, इसलिए अब वो इसे खरीद कर उसको वेडिंग गिफ्ट में देना चाहती थी। लेकिन जब इसने ऑनलाइन प्राइस देखी तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा था। इतने पैसे तो उसके अकाउंट में भी नहीं थे। तो वो मुंह लटकाकर वहाँ पर बैठ गई और तभी उसकी दोस्त योन आती है, जो इसे पूछने लगी कि क्या हुआ, मुंह लटकाकर क्यों बैठी हुई हो। इस पर वूजिन ने उसको पूरी बात बताई कि पहली बार मेरी सिस्टर को कोई चीज प्यारी लगी, हमेशा उसने मेरा ही ख्याल रखा, मुझे ही सब चीजें प्रोवाइड की, लेकिन इस बार मैं उसको ये बाय करके देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे पास वो सेकंड हैंड चीजों वाला ऐप था ना। इधर ताईयोंग के घर उसके वो दोनों दोस्त आ जाते हैं जो इसके साथ काम किया करते थे। इसको तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। खैर वो जिस चीज को भी हाथ लगाते या जहाँ भी बैठते उठते, ये जल्दी से उनको उठाकर उस जगह को साफ कर दिया करता। शायद वो नहीं चाहता था कि इन लोगों की वजह से गंद फैले। इनमें से एक दोस्त पूछने लगा कि तुम तो अलग रहते हो, फिर तुम्हारा सब कुछ इतना साफ सुथरा कैसे है और सारी चीजें अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं। ताईयोंग ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे घर की हर चीज बहुत मैटर करती है। और वो दूसरा दोस्त कहने लगा कि जो कांड तुम करके आए हो ना, चलो अब उसकी भरपाई करो, अपने घर की कोई भी चीज सेल करो ताकि हमारे पास रेंट देने के पैसे आ जाए। अब उसका दूसरा दोस्त एक एक चीज पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्यों ना ये बेच दो, काफी ब्रांडेड लग रहा है। ताईयोंग ने पीछे हटा दिया कि इसके बारे में तो सोचना भी मत। और जब वो दोस्त उस छोटे छोटे से फर्नीचर के बारे में बात करता है तो ताईयोंग कहने लगा कि ये तो मेरे फ्यूचर के बेबीज हैं। ढूंढते ढूंढते उस दोस्त को एक कैमरा मिल गया था, पर ताईयोंग ने उसे वापस रखने के लिए कहा और तभी उसकी नजर एक पिक्चर पर पड़ी कि अरे तुम्हारा बड़ा भाई भी है क्या। ताईयोंग ने जल्दी से उसके हाथ से लेकर वापस रख दी कि मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। खैर आखिरकार वो एक लैंप को बेचने पर राजी हो गया था, जो कि बिल्कुल वही लैंप है जिसको वूजिन अपनी सिस्टर के लिए ढूंढ रही थी। जैसे ही यहाँ वूजिन ने उस लैंप को ऑनलाइन देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। जल्दी जल्दी से मैसेज करके पूछने लगी कि क्या ये लैंप अभी भी अवेलेबल है। ताईयोंग ने जवाब दिया कि हाँ अवेलेबल है, लेकिन मुझे ज्यादा बहस नहीं पसंद, जो प्राइस लिखी हुई है बस इसी पर ही दूंगा। वूजिन ने भी आज ही इससे मिलने के लिए लोकेशन बता दी थी और अपनी फ्रेंड वोन से कहने लगी कि आज मैं बार्गेनिंग के सारे तरीके अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो लोकेशन पर पहुंच आई थी और दूर से ही उसने ताईयोंग को देखा कि उस लड़के ने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, तो यकीनन यही लड़का होगा। जल्दी से उसके पास आ गई। फिर दोनों एक दूसरे से मिले। ताईयोंग ने बताया कि मैंने इसको 1 साल यूज किया, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी कि मुझे बार्गेनिंग नहीं पसंद। वूजिन अब बार्गेनिंग का पहला राउंड स्टार्ट करते हुए कहती है कि आपने इसको 1 साल यूज किया हुआ है, तो प्लीज प्राइस भी थोड़ी सी कम कर दो। ताईयोंग जिस चीज से बचना चाह रहा था वही हुआ। दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई, लेकिन जब इससे काम नहीं बन पाया तो वूजिन सेकंड राउंड में इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि मैं इसको अपनी सिस्टर को वेडिंग गिफ्ट में देना चाहती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं, प्लीज थोड़ी प्राइस कम कर दो। लेकिन ताईयोंग ने जवाब दिया कि मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, इसलिए आपका ये इमोशनल फैमिली ड्रामा मुझ पर काम नहीं करेगा। वूजिन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो कहती है कि क्या पता ये फेक हो, क्योंकि तुमने इसको इतना टाइटली बांध कर रखा हुआ है, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा कि इसके अंदर है क्या। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ताईयोंग ने इसे ओपन करने की इजाजत दे दी थी, मगर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और इधर वूजिन इसको क्लियरली देख रही होती है कि ये फेक तो नहीं ना। इसी दौरान वो ताईयोंग से कहती है कि प्लीज जरा इसके साथ मेरी कुछ पिक्चर्स तो क्लिक करना। ताईयोंग को गुस्सा तो बहुत था, मगर फिर भी पिक्चर्स क्लिक करने लगा, लेकिन सिर्फ अपने लैंप की। वूजिन को पोजेस बनाते हुए देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसको क्या लग रहा है कि मैं फोटोज में इसको भी लेकर आऊंगा। खैर अब वो उससे कहने लगा कि तुमने इसको खरीदना है या नहीं, और वो बोली कि मैंने कब कहा कि मैंने इसको नहीं खरीदना। दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई थी। अचानक से वूजिन ताईयोंग के ऊपर गिर गई और यहाँ वो लैंप भी गिरने ही वाला होता है कि ताईयोंग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था। वूजिन को साइड पर धकेल कर अपना लैंप उठाता है कि इसको कुछ हुआ तो नहीं ना। वो
वो अपनी हर चीज को अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसका बीच वाला बल्ब टूट गया। यहाँ वेट्रेस आकर इन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि जितना तमाशा ये दोनों बना चुके सभी लोग घूर घूर कर इन्हें देख रहे होते हैं। बाहर आने के बाद अब ताइयोंग को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि अब तुम जो मर्जी कर लो, मैं इसे तुम्हें नहीं देने वाला। वूजिन को भी गुस्सा आ गया कि मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ। वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि अजीब पागल इंसान है, मैं तो इसे टूटा हुआ लैंप भी खरीदना चाह रही थी, लेकिन इसके नखरे तो देखो। इधर ताइयोंग भी जा ही रहा होता है कि तभी उसने देखा कि उस लड़की का फोन तो मेरे पास रह गया है। उसे याद आया कि उस वक्त मैंने गलती से ये फोन अपनी पॉकेट में डाल दिया था, मगर फोन का चार्ज बहुत लो था, उसके खुद के फोन में भी चार्ज नहीं होता। घर लाकर वो चार्ज पर लगाता है और तभी किसी की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। जब उसने कॉल रिसीव की तो वो वूजिन थी, जो इसे धमकियां देते हुए कह रही थी कि मेरा फोन मुझे वापस कर दो, वरना तो मेरा ब्रदर इन लॉ पुलिस में है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ताइयोंग बोला कि मुझे तुम्हारा फोन लेने का कोई शौक नहीं और न ही मुझे किसी से डर लगता है। जिस जगह आज मिलने के लिए आई थी, अपना फोन लेने भी वहीं पर आ जाना। वूजिन ने जवाब दिया कि आज नहीं हो सकता, आज मेरी सिस्टर की इन-लॉज आ रहे हैं, मेरी उनके साथ मीटिंग है, इसलिए कल लेने के लिए आऊंगी। कॉल कटने के बाद ताइयोंग ने जब पिक्चर में अपने भाई को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि जब बचपन में उसका भाई उसे अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया था और ताइयोंग रो रहा था कि भाई प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आज इतने सालों के बाद उसने अपने भाई को देखा। नेक्स्ट सीन में उस फैमिली मीटिंग को दिखाया गया जहाँ सिर्फ मिस्टर जिनो आया हुआ था और वूजिन उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर ताइयोंग पहुँच आया, जो वूजिन को उसका फोन देते हुए कहता है कि माफ करना, मुझे इनविटेशन जरा लेट मिला, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और वूजिन कहने लगी कि तुम इस तरह किसी की फैमिली इवेंट में कैसे बैठ सकते हो। इस पर ताइयोंग जिनो की तरफ मुड़ते हुए देखकर कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी भैया, बहुत साल हो गए ना, तो ऑफिशियली अब आप लोग हमारे इन लॉज बन चुके हैं, चलो खाना खाओ। जिसके बाद वो खाना खाना शुरू करता है और बस बातें ही करता गया कि सब कुछ कितना मजेदार है, आपको मेरे टेस्ट के बारे में कितना अच्छे से पता था और ये जगह तो मेरी फेवरेट है। जबकि वूजिन को उसे देख देख कर उस पर गुस्सा आता रहा। आफ्टर दैट जब वो वॉशरूम के लिए बाहर आया था तो वूजिन उसे साइड पर लाते हुए कहने लगी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ताइयोंग बोला कि पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों बाद अपने भाई से मिल पाया। वूजिन बोली मगर तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो और मिस्टर जिनो से भी मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, बल्कि उन्होंने तो यही कहा कि उनकी फैमिली में उनके अलावा और कोई भी नहीं। ताइयोंग सुनकर कहता है कि अच्छा मेरे भाई ने ऐसा कहा क्या। जबकि दूसरी तरफ वूजो मिस्टर जिनो से पूछने लगी कि क्या ये वही भाई है तुम्हारा जिसके बारे में तुमने बताया था मुझे। तब तक वो दोनों वापस आ गए थे और वूजू ताइयोंग को देखकर पूछने लगी कि तुम क्या काम करते हो। जबकि ये अपने भाई को देखते हुए कहता है कि भाई क्या आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ। उसके भाई को क्या ही पता होता। खैर अब वो खुद जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं फोटोग्राफर हूँ। वूजो ने अगला सवाल पूछा कि तुम कितने साल के हो। ये सुनकर ताइयोंग को बहुत बुरा लगा और वो वूजिन से कहता है कि तुमने ठीक कहा था, मेरे भाई ने मेरे बारे में इनको कुछ भी नहीं बताया। जिनो उसे अपने साथ बाहर चलने को कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जबकि ताइयोंग कहने लगा कि क्या हुआ, इस बात का डर लग रहा है कि मैं इन्हें बता दूंगा कि किस तरह आप मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे। फिर वूजो से कहने लगा कि जब इस पर मुश्किल वक्त आ जाए तो सबसे पहले ये अपनी फैमिली को फेंक कर आता है, इस पर ज्यादा भरोसा मत करना। जो कहकर वो वहाँ से चला गया। जिनो उसके पीछे आकर उसे रोककर कुछ बात करना चाह रहा था। जबकि वो कहने लगा कि क्या ये एक्सप्लेन करना चाहते हो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। पता है क्या मैं फोटोग्राफर क्यों बना, क्योंकि कैमरा वो लास्ट गिफ्ट था जो आपने मुझे मेरी बर्थडे पर दिया और ये कहकर गए थे कि आप वापस आओगे। वो कैमरा आज मुझे यहाँ तक ले आया। वैसे मैं भी बेवकूफ था जो आपकी बात पर विश्वास किया, लेकिन अब मुझे आपका इंतजार नहीं रहा, आज मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और जिनो वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा, कुछ भी ना कह पाया। लेकिन घर आकर ताइयोंग अपने भाई के दिए हुए कैमरा और उसकी पिक्चर को देखकर उसके बारे में सोच रहा था कि उस दिन उसकी बर्थडे थी जब उसके भाई ने उसको एज अ गिफ्ट ये कैमरा दिलाया था, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। ताइयोंग को ये कैमरा इतना पसंद आया कि वो आते जाते बस पिक्चर्स ही क्लिक किए जा रहा था। लेकिन एट द एंड जिनो उसको ऑर्फनेज ले आया था और ताइयोंग को भी रियलाइज हुआ कि मेरा भाई मुझको छोड़कर जाना चाह रहा है। वो रोने लगा कि भाई प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज मत जाओ। लेकिन जिनो उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कह देता है कि जब बारिश रुक जाए तो मैं वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। जो कहकर वो चला गया था और उसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आया। तब से ताइयोंग को बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर नेक्स्ट सीन में वूजो और जिनो की शादी का सीन दिखाया जाता है। वूजिन इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब उसने दूल्हे वाली साइड की चेयर्स खाली देखी तो धीरे से कहने लगी कि उसको आज तो आना चाहिए था, यानी कि ताइयोंग को। आफ्टर दैट फोटोग्राफी सीन होता है जिसमें सिर्फ वूजिन ही इनके साथ ही, क्योंकि उनकी फैमिली में और कोई भी नहीं। नेक्स्ट सीन 3 साल बाद का दिखाया गया जिसमें सबकी लाइफ बदल चुकी थी। वूजिन को फाइनली फुल टाइम जॉब मिल
गई है। और ताइयोंग ने भी फोटोग्राफी छोड़कर एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी जिसमें उसकी सैलरी काफी अच्छी होती है। दोनों ही अपनी लाइफ को लेकर अब काफी खुश थे। ताइयोंग ने अब अपने पैसों का घर ले लिया था जो वो अपने दोस्त को दिखा रहा होता है। उसका दोस्त तो देखकर बहुत ही हैरान था कि यार काश मैं भी फोटोग्राफी छोड़कर तुम्हारी तरह जॉब ही कर लेता। क्या तुम सच में अब फोटोग्राफी में वापस नहीं आओगे? मगर तुम तो कहा करते थे कि स्टाइल ही सब कुछ होता है। ये सुनकर ताइयोंग थोड़ा इमोशनल हो गया और कहने लगा कि शायद स्टाइल तुम्हारा पेट नहीं भर सका। खैर, दूसरे लोगों को अपना आइडियल बनाकर उनकी बातों को फॉलो करने से बेहतर है कि अपना हीरो खुद बनो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। लेकिन बेचारी वूजिन की तो किस्मत ही खराब थी। जॉब ज्वाइन किए हुए उसको अभी कुछ टाइम ही हुआ था कि बॉस ने उसे कंपनी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद तुम इस काम के लिए परफेक्ट नहीं। ऐसी मीठी मीठी बातें करके बेचारी को जॉब से निकाल दिया था। बाहर आकर वो खुद को कोस रही होती है कि पता नहीं क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब मैं इस बार सिस्टर को क्या जवाब दूंगी। सीन में वो अपनी सिस्टर वूजो के साथ बैठकर खाना खा रही थी और हर बार की तरह ऐसा दिखाती है जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में कोई गम है ही नहीं। मगर हर बार की तरह इस बार भी वूजो समझ गई थी और बातों ही बातों में इसे कहती है कि देखो तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हर लिहाज से सपोर्ट कर सकती हूँ। और जिनो को भी इस बात से कोई मसला नहीं। वूजिन ये सुनकर वॉशरूम चली गई थी और जब वो वापस आ रही थी तभी उसने देखा कि उसकी सिस्टर ने उसके लिए रूम प्रिपेयर कर रखा है जिसमें जॉब गाइडेंस की बुक्स भी पड़ी हुई थी। ये देखकर उसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा और पीछे से वूजो आते हुए कहती है कि मैं सोच रही थी तुम यही शिफ्ट हो जाओ। वूजिन अब इमोशनल हो गई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वूजो से कहने लगी कि आपने हमेशा मुझे ऐसा फील करवाया कि मैं अपने दम पर रह ही नहीं सकती और ना ही मुझे कभी कोई जॉब मिल पाएगी। हर बार मुझे मोटिवेट करने के बजाय आपने मुझे सिर्फ पैम्पर किया है। इससे तो बेहतर होता कि मेरी कोई बड़ी बहन होती ही ना, ताकि मैं अपने दम पर रहना सीखी। वूजो को उसकी ये बातें सुनकर दुख हुआ। वो कहती है कि प्लीज इतना ज्यादा मत बोलो कि बाद में तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाज पर अफसोस हो। वूजिन बोली कि आप यही चाहती हो ना कि मैं आपके घर में शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन मैं कभी भी इस घर में शिफ्ट नहीं होंगी। जो कहकर वो चली गई थी और बाहर आकर सच में ही उसे अपने अल्फाज पर अफसोस होने लगा कि मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और आज मैंने उसको क्या कुछ नहीं कह दिया। दूसरी तरफ वूजू जिनो को बता रही थी पर वो बोला कि तुम फिक्र ना करो, मैं और तुम्हारी सिस्टर में इस तरह की लड़ाई तो कई बार हो चुकी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम लोग ठीक भी हो जाते हो। खैर तैयार रहना, आज शाम मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ। कॉल कटने के बाद उसके जूनियर कोलीग्स उसको चिढ़ाने लगे कि अरे वाह भैया, वेडिंग एनिवर्सरी, भाभी को कहाँ पर ले जाने वाले हो, क्या गिफ्ट दोगे। ये भी मजाक मजाक में कहता है कि तुम जेलस होना बंद करो। जिसके बाद वो जाने लगा और इसके कोलीग्स इसे गुड लक कह देते हैं। अभी जिनो को एक मैसेज रिसीव हुआ कि तुम्हारा फादर जेल से रिहा हो गया है। ये देखकर तो जैसे वो शॉक्ड हो गया हो और ताइयोंग को कॉल करके इस बारे में बताना चाह रहा था पर उसने कॉल ही नहीं उठाई। इसके बाद गाड़ी में भी वो काफी परेशान बैठा हुआ था और वूजो उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तो वो बोला कि कुछ भी नहीं। पर वो दोबारा पूछती है कि ताइयोंग की वजह से परेशान हो क्या तुम अभी भी मुझे पूरी बात नहीं बता सके। जिनो अब उसे बताना शुरू ही करता है कि तभी उन दोनों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा लगता नहीं कि दोनों में कोई भी बच पाया होगा। नेक्स्ट सीन में वूजिन को दिखाया गया जो जॉब के लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रही थी। वही दूसरी तरफ ताइयोंग के घर में कुछ पेंट शेड का काम चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो शिफ्ट हो सकता है यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। अभी इन दोनों को साथ में कॉल रिसीव हुई और इनके सिबलिंग्स के डेथ के बारे में बताया गया। वूजिन तो भागते हुए जा रही थी क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रोते हुए वो अपनी सिस्टर के बारे में भी सोच रही थी कि बचपन से लेकर आज तक उसके पास और कोई भी नहीं था सिवाय उसकी सिस्टर के। जबकि इधर ताइयोंग आहिस्ता से चलते हुए जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी आते हैं और वो अपने बचपन को याद करता है जब उसका भाई उसे छोड़कर जा रहा था और वो रो रहा होता है। दिल ही दिल में कहता है कि भैया तुम 10 दिन के बाद भी नहीं आए, 100 दिन के बाद भी नहीं आए और इतने सालों के बाद भी नहीं, फिर मैंने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया। यहाँ वूजिन अपनी सिस्टर की फ्यूनरल प्लेट के सामने बैठकर रो रही थी और याद करती है जब इसने अपनी सिस्टर से कहा था कि काश मेरी कोई बड़ी बहन होती ही ना, मगर मेरा ये मतलब थोड़ी ना था कि आप सच में मुझे छोड़कर चली गई हो। वो सब झूठ था। ये अभी यहाँ पर बैठकर रो ही रही थी कि तब तक पीछे से ताइयोंग भी पहुँच आया। दोनों एक दूसरे को दर्द भरी नजरों से देखते हैं। तभी यहाँ पर दरवाजा खुला जिसके अंदर से एक बेबी बॉय निकल कर आया। वूजिन तो अच्छे से बेबी सियोन को जानती थी कि वो मेरी बहन का बेटा है, लेकिन ताइयोंग ने आज उसको पहली बार देखा। सियोन मम्मी को पुकारते हुए बहुत ज्यादा रो रहा था। वूजिन उसे चुप भी करवाती है मगर वो खामोश नहीं होता और ताइयोंग को देखकर उसके पास जाना चाह रहा था, जबकि ताइयोंग उससे पीछे पीछे हटता रहा। वूजिन उसको पकड़ने के लिए जाती है और तभी सियोन जब किसी चीज से टकराने वाला था तो ताइयोंग ने उसको तो उठा लिया, पर इधर वूजिन नीचे गिर पड़ी और उसको बुरी तरह से चोट आ गई थी। कुछ लोग उसको उठाते हुए हॉस्पिटल ले गए। इधर ताइयोंग
ताइयोंग सियोन के साथ अकेला रह गया था, अपने भाई की पिक्चर को देखते हुए कहता है कि आज के बाद मैं आपको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अभी जीनो को माफ करने के लिए उसके वही जूनियर कुलीग्स आते हैं जो कि ताइयोंग से कह रहे थे कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान था और बहुत अच्छा सीनियर। ताइयोंग को तो जैसे सुनकर यकीन ही ना आ रहा हो। खैर इसके बाद फ्यूनरल की बाकी चीजें डिसाइड करनी थी, जैसे कि डेड बॉडीज को कपड़े कौन से पहनाने हैं, खाना कौन सा बनाया जाए। उससे तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे, जबकि ताइयोंग बहुत ज्यादा तंग आ गया था और कहने लगा कि सब में ऑप्शन ए चूज कर लेना, बस मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो सियोन को संभालते हुए बहुत ज्यादा तंग आ गया था, क्योंकि वो चुप ही नहीं कर रहा होता, बार बार मम्मी मम्मी कह रहा था और ये तो जैसे उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार उसे चॉकलेट देता है, जिसकी वजह से वो खुश हो गया था और थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर से रोना शुरू कर देता है और ये उसे दूर दूर भागता रहा, क्योंकि इसको बच्चों से घिन आती है। सियोन से पीछे पीछे जाते हुए उसे कह रहा था कि क्या अजाब है ये, तुम्हारी आंटी तुम्हें मेरे पास छोड़ कर चली गई, और फिर उसको उठाते हुए कहता है कि तुम इतने भारी क्यों हो। इसी दौरान सियोन ने उस पर वॉमिटिंग कर दी थी, उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अगले सीन में वो अपने कपड़े धो रहा होता है और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था कि तुम्हारी आंटी कब आएगी। फिर वो सियोन को टब में बिठाकर पूरे हॉल में घुमा रहा होता है, क्योंकि वो उस बच्चे को उठाना नहीं चाहता। तब तक वूजिन भी वापस आ गई थी। ये उसे देखकर पूछने लगा कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है। वो बोली कि डॉक्टर ने बताया 2 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। तभी जब उसकी नजर सियोन पर पड़ी तो जल्दी से जाकर उसे उठाने लगी, मगर उठा नहीं पा रही थी। ताइयोंग को ना चाहते हुए भी आगे आकर कहना पड़ा कि छोड़ दो तुम, मैं उठा लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सियोन के साथ नीचे बैठा हुआ था और वूजिन अपनी सिस्टर की पिक्चर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। तब तक वहाँ पर योन पहुँच आई, जो आते ही इसे हक कर देती है और बहुत रो रही थी। थोड़े टाइम के बाद वो वूजिन से पूछ रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना। तो वो बोली कि हाँ मुश्किल तो है, लेकिन इस बात का हौसला भी है कि मैं अकेली नहीं। योन की जब ताइयोंग पर नजर पड़ी तो कहने लगी कि अरे ये तो वही लड़का है ना। वूजिन कहने लगी कि हाँ इसने फ्यूनरल की सारी तैयारियां खुद ही कर ली। तुम्हें पता है क्या, मुझे अभी भी ये सब कुछ झूठ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब मैं घर जाऊंगी तो मेरी सिस्टर बेटी मेरा वेट कर रही होंगी। इधर ताइयोंग भी इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, साथ ही अपने भाई की पिक्चर को भी देख रहा होता है। खैर इन दोनों ने सारा टाइम यहाँ पर साथ में गुजारा और जब फ्यूनरल का टाइम ओवर हो गया तो फिर सियोन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिसमैन इन दोनों से पूछ रहा था कि अब सियोन के सबसे क्लोज रिलेटिव तुम दोनों ही बचे हो, तो बताओ तुम दोनों में से कौन इसे अपने पास रखना चाहेगा। ताइयोंग ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि फ्यूनरल का सब कुछ मैंने संभाला, मैं कोई पागल ही होऊंगा जो अब इस बच्चे की जिम्मेदारी भी उठाऊं। जो कहते हुए वो वहाँ से चला गया था, जबकि वूजिन बेचारी को तो खुद भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो सियोन की तरफ देखने लगती है और फिर पुलिसमैन से कहने लगी कि मैं इसे अपने पास रखूंगी, इसका ख्याल रखूंगी। फिर जब वो सियोन को लेकर बाहर आई तो ताइयोंग ने इन दोनों के लिए टैक्सी ऑर्डर कर रखी थी और कहता है कि इसको मेरी तरफ से लास्ट फेवर समझ लो, आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। आई होप कि तुम इस बच्चे का सारी जिंदगी अच्छे से ख्याल रखोगी। फिर झुककर सियोन को बाय बाय करता है और लास्ट गिफ्ट के तौर पर उसको एक चॉकलेट दे दिया था। जो नेक्स्ट सीन में वूजिन सियोन को लेकर उसके मम्मी पापा के घर आ गई थी, क्योंकि आज से वो सियोन के साथ यहाँ पर रहने वाली है। और मानो कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी सिस्टर उसके सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा कहाँ ही होने वाला था। वो उस रूम में भी जाती है जो इसकी सिस्टर ने इसके लिए प्रिपेयर करवाया था। वहाँ सब बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ था जैसे कि इसकी सिस्टर ने प्रिपेयर किया था। याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि इस तरह उसने वूजो को सख्त अल्फाज बोले थे और फिर वहाँ से चली गई थी। इसके बाद वो बचपन के बारे में सोचने लगी कि वूजो ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। जब वो बड़ी हो गई थी तब उसने वूजो को कहा था कि अब मैं 9 साल की बच्ची नहीं रही हूँ बल्कि बड़ी हो गई हूँ, अब आपको अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। आज से मैं ही आपकी मॉम हूँ और मैं ही आपका डैड हूँ। माना कि मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए जरूर करूंगी। वूजो को इसे देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। प्रेजेंट में वूजिन को बीएस वाली कंपनी से एक मैसेज मिला कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, जो देखकर वो कहने लगी कि अगर कुछ दिन पहले मुझे ये मैसेज मिल जाता तो मैं अपनी सिस्टर को वो अल्फाज ना बोलती। वो वूजो को सॉरी करते हुए बुरी तरह से रोने लगी। इधर सियोन भी उसके पास आता है, जो मम्मी मम्मी कहते हुए रो रहा था। उसे कराने के बजाय ये भी उसके साथ रोती रही। एक सीन में ताइयोंग अपने बेस्ट फ्रेंड किमयू के पास ड्रिंक लेकर आया था और कहता है कि फाइनली मैं जल्दी ही अपने घर शिफ्ट होने वाला हूँ, चलो इसी खुशी में छोटी
से सेलिब्रेशन करें। अगर किम्यू को वो आज जरा अजीब लग रहा था, पूछने लगा कि आज तुम अल्कोहल नहीं लेकर आए जो तुम हमेशा लेकर आया करते थे, याद है पिछली बार जब अपने भाई से मिलकर आए थे। अयोंग ये सुनकर अब खुश होने का नाटक करना बंद कर देता है और कहने लगा कि इस बार मैं अपने भाई के फ्यूनरल से आया हूँ। है क्या सब लोग उसको याद करते हुए रो रहे थे कि वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं आया। शायद मैं उसको अच्छे से जानता नहीं था। बस एक ही बात कटक रही है कि उसने अपना लास्ट मैसेज मुझे किया था। हम देखते हैं कि जिनो ने इसे मैसेज करके बताया था कि मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। फिर ताइयोंग अब अपने दोस्त से कहता है कि मुझे वो इम्पोर्टेंट बात भी नहीं जाननी, क्योंकि सालों पहले ही मैंने अपने भाई के बारे में सोचना छोड़ दिया था और आज फिर बारिश हो रही है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यानी कि उसको अपने भाई के जाने से दुख तो हो रहा था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक सीन में वूजिन सियोन के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाना चाह रही थी और सारा घर बिखरा पड़ा हुआ था। उसे किसी चीज की होश नहीं होती, बस हर चीज के छोटे छोटे से नोट्स बना लिए थे ताकि उसको याद रहे। मेहनत करके जो उसने बेबी सियोन के लिए खाना बनाया था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुंह से बाहर निकाल देता है। अब इसे दुख हो रहा था कि इसे बनाने में मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। थोड़ी ही देर में उसकी दोस्त वॉन आ जाती है जो घर को यूँ बिखरा हुआ देखकर सवाल करने लगी कि अरे तुमने लिविंग रूम में रहना शुरू कर दिया है क्या? बेचारी वूजिन की तो खुद की हालत भी बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी और कहने लगी कि बच्चे को संभालना आसान थोड़ी ना है। इस पर वॉन कहने लगी कि अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, क्या चीज साफ करूँ बताओ, बर्तन धो दूँ या फर्श की सफाई कर दूँ? वूजिन ने सिर्फ उससे एक ही हेल्प मांगी कि प्लीज मेरे बाल धुला दो। नेक्स्ट सीन में वॉन इसके बाल धुला रही थी क्योंकि इसका हाथ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और वूजिन उसे अपनी न्यू जॉब के बारे में बता रही होती है कि मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है कल, लेकिन पता नहीं सियोन के साथ कैसे मैनेज करूंगी। वॉन कहने लगी कि अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, तुम्हारे इंटरव्यू वाले दिन सियोन को मैं संभाल लूंगी। ये बात सुनकर वूजिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि तुम सबसे बेस्ट हो, जबकि दूसरी तरफ सियोन भी मजे मजे से खेल रहा था। लेकिन तभी इन दोनों को रियलाइज हुआ उसने बाथटब में पोटी कर दी है, जिसकी वजह से इन दोनों का दिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था क्योंकि इससे पहले इन दोनों ने बच्चे को थोड़ी ना संभाला था। कुछ देर के बाद इन दोनों ने पूरे घर की सफाई कर दी थी। सियोन भी अब सो चुका था और ये दोनों इतनी ज्यादा थक चुकी कि अब इनसे हिला भी नहीं जा रहा। वॉन से पूछने लगी कि यार तुम ये सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगी, मेरा तो एक दिन में ही बुरा हाल हो गया। जिस पर वूजिन कहने लगी कि बस मेरा हार्ट ठीक हो जाए फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, वॉन ने पूछा कि जिस बदतमीज इंसान की वजह से तुम्हारे हाथ पर चोट आई उसने एक दफा कॉल करके भी नहीं पूछा और वूजिन कहने लगी कि नहीं, शायद इस वक्त वो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इधर ताइयोंग अपने घर की फिनिशिंग करवा रहा होता है और इंजीनियर्स को ऐसी ऐसी चीजें बनाने को कह रहा था जो कि उसने अपने माइंड में सोच कर रखी हुई थी। इंजीनियर भी सुनकर हैरान था कि ये कैसे बनेगा, तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेते? और इस पर ताइयोंग कहने लगा कि अगर मैं खुद बना सकता तो क्या मैं आप जैसे एक्सपर्ट को हायर करता। एक सीन में एक नए कैरेक्टर मिस्टर पर्क को दिखाया गया जो खाना बनाने का एक डेमो दे रहा था और लड़कियां तो उस पर मर मिटी थी क्योंकि वो था ही इतना चार्मिंग। इवन के उसके खाने को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था, यानी कि वो इस बीएस कंपनी का काफी जाना मानी एम्प्लॉय लगा है। कुछ देर के बाद वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था और उसका एक कोलीग उसको बहुत ज्यादा कम्प्लीमेंट दे रहा होता है। न्यू एम्प्लॉइज की लिस्ट देते हुए कहता है कि इन सबके इंटरव्यूज आज मैं आपके लिए अटेंड कर लूंगा। पर्क ने जब अचानक से वूजिन का रिज्यूमे देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि उसने वूजिन के साथ बहुत अच्छे लम्हे गुजारे थे, लेकिन कब ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा। एक सीन में वूजिन इंटरव्यू में जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह रेडी कर रही थी, जबकि इधर ताइयोंग अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए फर्नीचर देख रहा होता है जो कि उसने सालों पहले सोच रखा था। साथ ही साथ ऑर्डर भी कर दिया। ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। तभी उसकी नजर उस चॉकलेट्स पर पड़ी जो कि उसने सियोन को खिलाया था और वो काफी खुश हो गया था, लेकिन खैर फिर उसने इग्नोर कर दिया। फिर वूजिन सियोन को खाना खिलाते हुए कह रही थी कि मैं जल्दी ही इंटरव्यू से वापस आ जाऊंगी, तुम वॉन को बिल्कुल भी तंग मत करना। इसी दौरान उसको वॉन की कॉल आई तो बता रही थी कि मेरे खड़ूस बॉस ने अचानक से मेरे लिए एक ट्रिप अरेंज कर दिया है, क्या कहती हो, क्या मैं रिजाइन दे दूं, मैं क्या करूं? आप उसको यूँ हड़बड़ी में देखकर वूजिन ने मना कर दिया कि अरे नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सियोन को मैनेज कर लूंगी। जो कहने के बाद उसने कॉल काट दी थी। वूजिन अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि सियोन को किसके पास छोड़कर जाऊं। बारी बारी करके अपने बाकी के फ्रेंड्स को कॉल करती है पर कोई भी फ्री नहीं था। किसी को अपना वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाना है तो किसी को अपने इन लॉस के घर जाना था और कोई तो घर पर ही नहीं होता। फिर कार वो अपने नेबर्स के पास आकर भी उनसे रिक्वेस्ट करती है, मगर वो लोग भी कहीं जाने वाले थे और एट द एंड उसको ख्याल आया ताइयोंग का। उसे मैसेज करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैं सियोन को और नहीं संभाल सकी। इधर ताइयोंग पढ़ते हुए कहने लगा कि क्या मतलब नहीं संभाल सकी, अब वो इसके घर आ गया था। वूजिन की सारी बात सुनने के बाद कहता है कि क्या मतलब, तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओगी और मैं
मैं घर पर रहकर इसका ख्याल रखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उजिन उसको मस्के लगाते हुए कहती है कि देखो मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और सियोन और तुम्हारी केमिस्ट्री भी तो कितनी अच्छी है, वो तुम्हारे साथ कितना अटैच है, देखो ना। हाँ, सियोन अपने चाचू के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और वुजिन इसी बात का फायदा उठाते हुए कहने लगी कि देखा ये तुमसे कितना ज्यादा अटैच है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि क्यों ना हम इसको मिलकर इस घर में पाले। अयोंग ने तो साफ साफ मना कर दिया कि ओ बाजी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, वो तो अगर तुम्हारे हाथ पर चोट ना आई होती तो। अतका सुनकर अब वुजिन ने भी इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया था कि इस टूटे हुए हाथ के साथ भी मुझे सियोन का ख्याल रखना पड़ रहा है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और झूठे मोटू का रोना शुरू कर देती है। अयोंग को अब उस पर थोड़ा बहुत रहम तो आ गया था, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि ये नाटक कर रही है तो कहने लगा कि मैं कह चुका हूँ मेरा इस बच्चे से कोई रिश्ता नाता नहीं। जिनको अब गुस्सा आ गया, उठते हुए कहने लगी कि ओ भाई साहब, ऐसा नहीं होता कि जब जी चाहे रिश्ता नाता तोड़ दो, हम दोनों ब्लड रिलेटिव्स हैं। अयोंग हैरान हो गया कि हम दोनों ब्लड रिलेटिव, और वो बोली कि सियोन के ब्लड रिलेटिव तो हो ना, और वैसे भी हम दोनों साथ में कपड़े उतार चुके हैं। ये सुनकर तो बेचारे ताइयोंग को बहुत बड़ा शौक लगा। अपनी शर्ट में खुद को छुपाते हुए कहता है कि कपड़े उतार चुके हैं, क्या मतलब हुआ ऐसा? उजिन ने जवाब दिया कि वो लैंप के जो उतारे थे। अब ताइयोंग की जान में जान आई कि अच्छा, लैंप के कपड़े उतारे जाने की बात हो रही थी। इधर वुजिन जल्दी से अपना बैग पकड़कर इंटरव्यू के लिए भागते हुए जाने लगी और इसे कहती है कि अपना घर का और इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना, इस घर को अपना ही घर समझो। दरवाजा बंद करने के बाद एक बार फिर से वापस आते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुमने इसको चॉकलेट खिलाई तो। उसके जाने के बाद ताइयोंग बिखरा हुआ घर देखा है और आगे आकर उसके अपने भाई के रूम पर नजर पड़ी। जब वो अंदर आता है तो उसकी पीर को भी देख रहा था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो अपने दिल को ये बात समझा चुका कि मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ताइयोंग को किसी की कॉल आई जो इसे कह रहा था कि क्या प्लीज मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर दोगे, वो बहुत अर्जेंट है। वो ईमेल इसके लैपटॉप में थी, मतलब कि अब इसको घर जाना होगा। लेकिन वो सियोन को भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सका। अब वो उसे ऐसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा जैसे उसने किसी पपी को पकड़ कर रखा हो। फिर वुजिन इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी जान लगाकर इस इंटरव्यू को अच्छे से देना चाहती है, क्योंकि अगर जॉब ना मिली तो फिर वो सियोन को कैसे संभालेगी। फिर ताइयोंग सियोन को अपने घर ले आया था, पर उसे समझ नहीं आती कि इस बेबी को कहाँ पर बिठाऊं, क्योंकि वो अपनी किसी भी चीज को गंदा नहीं करना चाहता था। फिर उसके लिए जंक फूड्स लेकर आता है ताकि वो रोना धोना बंद करे और मैं आराम से अपना काम कर सकूं। इसके बाद वो सियोन को खिला रहा था, ये कहते हुए कि ये सारी चीजें बहुत टेस्टी है। हालांकि उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि बच्चों को ऐसी चीजें नहीं खिलाई जाती। खैर अब उसको बिठाकर अब ये अपने लैपटॉप पर आता है ताकि जल्दी से वो ईमेल सेंड कर सके। दूसरी तरफ हमें वुजिन को दिखाया गया जिसका इंटरव्यू काफी अच्छे से जा रहा था। वो एक्सप्लेन कर रही थी कि फूड का टेस्ट उसके लिए क्या मायने रखा है। असल में उसकी डिग्री भी फूड में थी और ये कंपनी भी फूड से रिलेटेड थी। हाँ, ताइयोंग जब अपना काम खत्म करता है और उसने सियोन की तरफ देखा तो उसने फर्श पर कुछ गिरा दिया था। ये देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और जल्दी से उसे साफ करने के लिए पहुंच आया, मगर जब तक उसने वो साफ किया तब तक सियोन ने दूसरी तरफ गंद मचा दिया था। और जब अयोंग वो वाला गंद साफ करता है तो एक और बमाल खड़ा हो गया था और ये बढ़ता ही जा रहा था। बेचारा ताइयोंग का बहुत ज्यादा तंग आ गया। आखिरकार उसने सियोन को डांट दिया था, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है और ये बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, रोना तो मुझे चाहिए। नेक्स्ट सीन में उसको उठाते हुए घर से बाहर ले आया था। वुजिन को कॉल मिला ही रहा होता है कि इसी दौरान सियोन उसे फोन लेने की कोशिश कर रहा था और तभी उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। गिरते ही एक गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई थी, यानी कि फोन पूरी तरह से टूट गया। कुछ टाइम के बाद हमें वुजिन को दिखाया जाता है जो फाइनली इंटरव्यू खत्म करके घर जाने वाली होती है, पर तभी उसने कुछ लोगों को खड़े देखा और ऐसा लग रहा था कि काफी भमाल मचा हुआ है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि वो भमाल किसी और ने नहीं बल्कि सियोन ने मचा रखा था। सभी लोग उसे खड़े देख रहे थे कि आखिर ये बच्चा किसका होगा। वुजिन ने जैसे ही उसको यहाँ पर देखा तो उसे एक बड़ा शौक लगा और ऊपर से ताइयोंग भी उसे देखते हुए कहने लगा कि हनी इधर देखो, मैं यहाँ पर हूँ, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू। ये उस बेचारी के लिए एक और बड़ा शौक था। उसको बाहर लाते हुए कहने लगी कि हनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये तुम क्या कह रहे थे। अयोंग उसके हाथ को सही सलामत देखते हुए कहने लगा कि इसका मतलब ने मुझसे झूठ बोला, और वो कहती है कि अब मैं इंटरव्यू के लिए उस पड़ी को लगाकर थोड़ी ना जाती। फिर सियोन की हालत देख वो इसे कहने लगी कि तुम अगल वागल तो नहीं हो, मैंने तुम्हें इसका ख्याल रखने को कहा था और तुम इसकी हालत तो देखो। अयोंग को गुस्सा आ गया कि ओ बाजी, मुझे शुक्रिया कहने के बजाय तुम मुझे पागल कह रही हो और इसकी वजह से तुम्हें पता भी नहीं कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, फिर तुम्हारा भी तो नुकसान होना चाहिए था ना। हाँ, सियोन फार्ट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर ताइयोंग कहने लगा कि इसको मुझसे दूर रखो, जबकि वुजिन कहने लगी कि तुम ये टेडी पकड़ो, मैं जरा इसके लिए डायपर्स लेकर आती हूँ। ताइयोंग तो अब यहाँ पर एक मिनट भी रुकने को तैयार नहीं था कि आप खुद संभालो। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई और इसी दौरान देखा तो सियोन गायब था। ये दोनों ही उसे ढूंढने लगे और देखने पर पता चला कि वो एक फाउंटेन के बीच में आ गया था। ये लोग अंदर कैसे आते, क्योंकि ये दोनों भी पूरी तरह से भीग जाते
जाते। फिर जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ तो ये दोनों अंदर आते हैं उसको उठाने के लिए, लेकिन फिर अचानक से पानी ज्यादा हो गया था और ना चाहते हुए भी ये दोनों भीग गए। अयोंग को तो अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि ये आखिरी बार थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की, खबरदार अगर दोबारा कभी तुमने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। एक सीन में वूजिन सियोन को घर लाकर सोच रही थी कि कितना पागल और अजीब इंसान है वो, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ होगा उसका जो इतना भड़क रहा था। उसी तरफ तायोंग अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद अब बेड पर आ गया था और कहता है कि शुक्र है वो बच्चा मेरी जिंदगी से चला गया, अब मैं सुकून फील कर रहा हूँ। अगली सुबह आराम से जॉगिंग करने के लिए जाता है और अपने लिए नया फोन भी ले लिया, पर जैसे ही उसने अपनी सिम ऑन की, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारे घर का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये देखकर तो वो बहुत शॉक हुआ और जल्दी से उस घर पहुंच आया था। तो अजीबोगरीब सेटिंग करने को उसने इंजीनियर को कहा था, अब वो पूरी तरह से खराब हो गई है। इंजीनियर कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सका, इसको रिपेयर होने में 1 महीना लग जाएगा। तायोंग के लिए और बड़ा शौक था क्योंकि उसने अपने घर का सारा फर्नीचर भी मंगवा लिया है। अब वो फर्नीचर कहाँ रखेगा। जैसे तैसे करके उसने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करके रिक्वेस्ट की कि क्या मैं 1 और महीना यहाँ पर रुक सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं किसी और किराएदार के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, तो तुम्हें जाना होगा। अयोंग अब बुरी तरह से फंस चुका था। वो नए फर्नीचर को उस घर में कैसे लेकर जाए क्योंकि वो तो बुरी तरह से खराब हो जाएगा। खैर अब उसको एक आइडिया आया और दूसरी तरफ हमें वूजिन को दिखाया जाता है जो बेचारी थोड़ी देर के लिए सुकून की नींद सो रही थी, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था तो उसकी नींद खराब हो गई। हाँ, एक ट्रक आ रहा था। वूजिन के नेबर्स आपस में बात करते हुए कहने लगे कि कोई नए पड़ोसी लोग आ रहे हैं क्या, लेकिन कोई घर खाली तो नहीं हुआ। उस पड़ोस वाली आंटी ने अपने हस्बैंड को देख लिया था जो कि फोन पर लगा हुआ है, तो आवाज देते हुए कहने लगी कि तुम अभी तक यहाँ पर हो, फिर से क्रिप्टो पर लगे हुए हो, और वो जल्दी जल्दी भाग निकला। वूजिन भी सियोन को लेकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग सामान लेकर आए हुए हैं, और जब उसने पूछा तो वो सामान उसके घर ही लेकर जाना चाह रहे थे। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती तभी उसके सामने तायोंग आ गया, जिसे देखकर तो इसके पांव तले जमीन ही निकल गई और वो इन दोनों को हाय करता है। फिर दैट जब उसके लिविंग रूम में सामान रखा जा रहा था तो वूजिन को गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा। तायोंग कहने लगा कि बेबी सियोन के साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है और वो मेरे साथ इतना अटैच हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ इसको इस घर में पालूं। वूजिन को अपनी ही कही हुई बातें याद आ रही थी जो उसने अपने मतलब के लिए बोली थी, और अब प्रेजेंट में उसे कहने लगी कि क्या मतलब तुम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले से ही इस घर में रह रही हूँ। इधर तायोंग लैंप का कवर उतारते हुए उसके करीब आते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों साथ में कपड़े तो उतार ही चुके हैं। वूजिन की बातें उसके मुँह पर ही मार रहा था, लेकिन जब मेरे रूम में आओ तो बस नॉक करके आना, मुझे अच्छा लगेगा। वूजिन अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, तो तायोंग कहने लगा कि ठीक है, फिर तुम मुझे 5 मिलियन पे कर दो। उसको दिखाने लगी कि सियोन की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ, मेरा फोन टूट गया और मेरा घर जिसमें मैं शिफ्ट होने वाला था वो भी 1 महीने के लिए डिले हो गया है। या तो तुम मुझे 5 मिलियन पे कर दो या फिर 1 महीने के लिए मैं यहीं पर रहूंगा। लेकिन वूजिन कहने लगी कि तुम एक लड़के हो और मैं लड़की हूँ। अयोंग बोला कि क्या ही फर्क पड़ता है, तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो क्या? और वूजिन ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम मेरे लिए बस सियोन के अंकल हो। अयोंग बोला कि तुम भी मेरे टाइप की नहीं हो, मेरे लिए भी बस तुम इसकी आंटी हो, और वैसे भी मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ जबकि इस घर का मालिक ही सियोन है। वो सियोन के पास आता है उसे पूछने के लिए कि क्या मैं 1 महीने के लिए तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। सियोन ने बोला तो ये कहने लगा कि देखा देखा सियोन मान गया है। वूजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर वो क्या ही कर सकती थी, आराम से बीच में बैठ गई, जबकि तायोंग एक एक करके अपना सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करने लगा। वूजिन वहीं पर बैठे बैठे सो गई थी, और कुछ टाइम के बाद जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका सारा घर साफ सुथरा था, और इधर तायोंग सियोन को खाना खिला रहा होता है, बिल्कुल उसका सर्वेंट बनकर। वूजिन जल्दी से उसके पास आकर देखने लगी कि मुझे अपना मुंह खोल कर दिखाओ, तुम चॉकलेट तो नहीं खा रहे ना। और इधर तायोंग उसको इस खाने के इंग्रेडिएंट्स बताने लगा कि सभी हेल्दी चीजें हैं। उसको भी थोड़ा रिलीफ मिल गया था, और इसके बाद वो कुछ भी ना कह पाई। आफ्टर दैट जब वो वॉशरूम में आई तो वो बहुत ही साफ सुथरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे तायोंग अपने घर को चमका के रखा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे कपड़े धुले हुए थे, और लिविंग रूम तो इतना साफ होता है कि इससे पहले वूजिन ने इतना साफ लिविंग रूम कभी भी नहीं देखा। और से तायोंग बेबी सियोन को बाहर ले जाकर उसके साथ खेल रहा था। वो विंडो से देख रही, अब उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि पहले तो ये सारा बर्डन उसके जिम्मे था, लेकिन फिर होश में आते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस लड़के से ऐसे इम्प्रेस नहीं हो सकी। खैर तभी उसको मैसेज रिसीव हुआ कि उसको BS कंपनी वाली जॉब मिल गई है। वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अयोंग सियोन को लेकर वापस आ गया था, और ये जल्दी से सियोन को बताने लगी कि मुझे BS वाली जॉब मिल गई है। अयोंग ने ये सुनकर उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, और सियोन से कहता है
है कि आंटी के लिए क्लैपिंग करो, इनको थम्स अप करो। वूजिन से कहने लगा कि क्यों ना तुम इसको सेलिब्रेट करने के लिए जरा फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो, और हाँ, घर की और बेबी की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। फिर दैट वूजिन बाहर जा रही थी और ये दोनों उसको बाय बाय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि ठीक है, वो अच्छा है, उसने बेबी का ख्याल रखा, घर को संभाला, लेकिन फिर भी वो लड़का है और मैं लड़की हूँ, हम दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं। इस पर वॉन ने जवाब दिया कि तुम दोनों बेड थोड़ी ना साथ में शेयर कर रहे हो, तो फिर साथ में रहने में क्या मसला है। तो तुम एक महीने के लिए उससे काम करवा के उसका फायदा उठा सकते हो। दूसरी तरफ ताईयोंग भी अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि एक महीने के लिए मुझे रहने को जगह मिल गई, वो भी फ्री में, मुझे रेंट की फिक्र नहीं और ना ही मेरा फर्नीचर खराब होगा, तो अगर इस बदले में उसकी थोड़ी सी हेल्प कर भी रहा हूँ तो इसमें क्या ही बुरा है। उसका दोस्त बोला कि मतलब फर्नीचर बचाने के चक्कर में तुमने नौकर बनने का फैसला कर ही लिया। ताईयोंग इसे मारते हुए कहता है कि किसने कहा नौकर बनने का, इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। इधर किमियो ने सवाल किया कि अगर उस लड़की के साथ रहते हुए तुम उसको पसंद करने लग गए तो, और इस पर ताईयोंग ने जवाब दिया कि अगले 100 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता। फिर वॉन वूजिन को समझा रही थी कि देखो, कुछ टाइम के लिए तुम उसको अपना असिस्टेंट समझ लो, अपना पुराना माइंडसेट छोड़ दो कि तुम उसका फायदा उठा रही हो, फिलहाल में अपने मकसद की बात सोचनी चाहिए। फिर ताईयोंग के दोस्त उसे कह रहे थे कि क्या सच में जो प्लान तुमने बनाया हुआ है वो लड़की भी उसे फॉलो करेगी। वो कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं, बस देखना 10 मिनट के अंदर अंदर वो मुझे कॉल कर ही होगी। हाँ, वूजिन बोली कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे एक महीने के लिए उससे सारे काम डिवाइड कर लेने चाहिए। जिसके बाद वो ताईयोंग को मैसेज करती है कि आज शाम 7 बजे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ताईयोंग के दोस्त वूजिन का मैसेज देखकर समझ गए थे कि तुम्हारा प्लान काम कर रहा है, और नेक्स्ट सीन में ये दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वूजिन उसको बता रही थी कि एक महीने से एक दिन भी तुम ज्यादा यहाँ पर नहीं रुकोगे, और हाँ, जब मैं जॉब पर जाऊंगी तब मैं घर पर रहकर सियोन का ख्याल रखना होगा और घर को भी साफ सुथरा रखोगे। ताईयोंग इसके लिए मान गया था, जबकि वूजिन कहने लगी कि सिर्फ यही नहीं, गैस, पानी, वाईफाई, सब कुछ का बिल आधा आधा होगा। इसके लिए भी ताईयोंग मान गया। इसके बाद वूजिन बोली कि सियोन इस घर का मालिक है, तो उसके डायपर का जितना भी खर्चा आएगा वो भी हमारा आधा आधा होगा। आखिरकार इसलिए भी ताईयोंग मान गया। फाइनली जब सब कुछ डन हो गया तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करते हैं और एक दूसरे से हैप्पी को। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं, इसको कंटिन्यू रखूं, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो। जितने कमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं समझ जाऊंगी कि इस ड्रामा को कंटिन्यू करना है या नहीं।